बागेश्वर उपचुनाव के मैदान में उतरा बीजेपी का बागी प्रत्याशी। टिकट नहीं मिलने से जगदीश चंद्र ने निर्दलीय किया नामांकन। कहा, अपने सम्मान को बचाने के लिए निर्दलीय लड़ रहा हूं चुनाव। चंपावत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। पुलिस टीम को महानिरीक्षक ने की इनाम की घोषणा। गढ़वाल कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ की बैठक। हरिद्वार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा। कहा, बाढ़ से हुए नुकसान में जल्द मुआवजा धनराशि का किया जाए वितरण। बाढ़ पर एक बार फिर से आफत का अलर्ट। 25 अगस्त तक राज्य के ज्यादातर इलाकों में होगी भारी बारिश। प्रशासन को किया गया अलर्ट। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तरकाशी से, जहां के गंगोत्री धाम से लौट रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस में 33 यात्री सवार थे। 20 लोगों को सुरक्षित निकाले जाने की सूचना आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। गंगनानी के पास यह हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर एक बस जो कि गंगोत्री धाम से वापस लौट रही थी, दुर्घटना का शिकार हो गई है। और इस बस में कुल 33 यात्री सवार थे, जिनमें से 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। गंगनानी के पास यह हादसा हुआ था। उत्तरकाशी से यह बड़ी खबर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक नौटियाल जुड़ गए हैं। दीपक, गंगोत्री धाम से एक बस लौट रही थी जो कि दुर्घटना का शिकार हो गई है, क्या अपडेट है, बताइए। जी दीपक, तो आपको बता दूं कि गंगोत्री धाम से ये बस जो है दर्शन करके वापस आ रही थी और यहाँ गंगनानी गर्मकुंड जहाँ पे बोलते हैं वहाँ पे ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। इसमें गुजरात के 33 यात्री सवार थे। अभी अपडेट ये है कि 29 लोगों को निकाल दिया गया। एक डेड बॉडी भी निकाल दी है। बाकी लोग जो फंसे हैं उनको निकालने के लिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दीपक, आरंभिक जांच में दुर्घटना का कारण क्या समझ में आ रहा है, कैसे हुई है दुर्घटना? जी फिलहाल तो जो आरंभिक जो स्थानीय जो है फेल हो गया था, जिस कारण से जो है ढलानी की तरफ लुढ़क गई और 100 से 150 मीटर नीचे गहरी जगह पे ये जो बस से गिरी है। जी दीपक, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर उपचुनाव में भारी मतों से जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बागेश्वर में कोई मुकाबले में नहीं है। चंदन रामदास जनता के आशीर्वाद से वहां से लगातार 4 बार निर्वाचित हुए थे। उन्होंने उस क्षेत्र में दास बनकर के हमेशा जनता की सेवा की। सीएम धामी ने यह भी कहा कि चंदन रामदास ने बागेश्वर के विकास के लिए जो संकल्प लिए थे, अब उनकी धर्म पत्नी पार्वती देवी उन्हें आगे बढ़ाएंगी। बागेश्वर में मुकाबले जैसी कोई बात ही नहीं है। लोग विकास के लिए बीजेपी प्रत्याशी को ही वोट करेंगे। बागेश्वर का चुनाव चूंकि वहां से एक ऐसा चुनाव है जो असमय ही आ गया और चंदन रामदास जी जो वहां से 4 बार से लगातार वहां की जनता के आशीर्वाद से वहां काम करते रहे हैं, वहां की सेवा करते रहे हैं और उस क्षेत्र के दास बनकर उन्होंने हमेशा सेवा की है। उनका एक अपना व्यक्तित्व था। उन्होंने बहुत सारे कामों को वहाँ धरातल पर उतारा और बहुत सारे काम भविष्य के लिए प्रस्तावित किए थे। उन सभी को हम लोगों ने जो भी काम उनके समय के प्रस्तावित थे, उन सभी कामों पर स्वीकृतियाँ भी प्रदान की हैं, कामों को आगे भी बढ़ाया है। तो सरकार बागेश्वर क्षेत्र को प्राथमिकता में लेकर अनेकों लोग दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मुकाबले जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग विकास के लिए, बागेश्वर के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और जितने भी चुनाव हुए सभी चुनावों में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। इस चुनाव में भी बड़ी जीत हमारी। चंपावत जिले को एक मॉडल जिला बनाने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले को एक आदर्श जिला बनाने के लिए कई घोषणाएं की हैं। इसके अनुरूप कार्य भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के अधीन जनपद चंपावत और लोहाघाट नगर के विकास के लिए महायोजना तैयार किया जाना है। मॉडल जिला बनने के बाद चंपावत में स्वास्थ्य, पर्यटन और यातायात के साथ ही सभी तरह की सुविधाएं भी लोगों को मिलने लगेंगी।
दिल्ली से आज काफ़ी सीनियर उनके प्रोफेसर्स की टीम हमारे पास आई थी और उन्होंने हमें एक चंपावत मास्टर प्लान 2041 का एक प्रारंभिक प्रेजेंटेशन आज हमारे समक्ष किया गया है। उसमें कुछ सुझाव हमारे जितने भी हमारे जिला स्तरीय अधिकारी थे उनसे प्राप्त हुए हैं, तो उन सुझावों को सम्मिलित करते हुए अब हम लोग शीघ्र ही जो चंपावत का जो एक रीजनल प्लान बनेगा उसका हम क्षेत्र जो है फाइनल करेंगे और उसके बाद फिर ये स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की जो टीम होगी वो जो हमारा एक विजन है मॉडल चंपावत बनाने का उसके अनुरूप वो 2041 का एक मास्टर प्लान हमारे को बनाने में सहयोग करेगी। जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने काशीपुर के गांव बरखेड़ी, खाईखेड़ा, दुर्गापुर के गांव जंगलों में छापेमार कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध शराब को जब्त किया है। आपको बता दें कि छापेमारी की कार्रवाई से नशा माफिया में हड़कंप मच गया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान जंगलों में कच्ची शराब बनाने वाले नशा माफिया फरार हो गए हैं। आबकारी विभाग ने आधा दर्जन शराब माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी में लग गई है। कार्रवाई के दौरान आबकारी और पुलिस की टीम ने बड़ी मात्रा में कच्ची शराब को नष्ट भी किया है। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का 74वां वार्षिक सामान्य निकाय अधिवेशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। कार्यक्रम में 246 करोड़ 94 लाख रुपए का बजट पारित किया गया। इस दौरान अधिवेशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री भट्ट ने कहा कि नैनीताल दुग्ध संघ नैनीताल जनपद में दुग्ध सहकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहा है। तो वहीं नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने कहा कि सामान्य निकाय अधिवेशन पर्वतीय क्षेत्र में दुग्ध व्यवसाय को और अधिक सशक्त किए जाने के उद्देश्य से एक नई पहल की शुरुआत की है। इस दौरान दुग्ध उत्पादकों ने भी कई सुझाव दिए। विभाग के मुखिया माननीय सौरभ बोगोड़ा जी दुग्ध विकास मंत्री तब से निरंतर आंचल ने नई नई उपलब्धियां हर क्षेत्र में पाई है। माननीय सौरभ बोगोड़ा जी के नेतृत्व में और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से प्रदेश के लगभग 52,000 दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित किया है। इसका प्रतीक है कि 29,000 उत्पादक आज उनके प्रतिनिधि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में आए और उसका परिणाम ये होगा आने वाले समय में 50% की ग्रोथ मैं आपको कह सकता हूँ कि आने वाले 1 वर्ष बाद आप पर्वतीय क्षेत्र में देखेंगे। सौरभ बोगोड़ा जी जो माननीय दुग्ध विकास मंत्री उनका निरंतर हमको मॉनिटरिंग और आशीर्वाद मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि नैनीताल दुग्ध संघ आने वाले समय में नए आयाम छुएगा। और 1 अरब 20 करोड़ रुपए का नया हम यहाँ पर प्लांट लगा रहे हैं इसका, जिसमें हम देश के अन्य जो उत्पादों से बड़ी बड़ी चीज़ें मिल रही हैं। इतना बड़ी धनराशि केंद्र सरकार ने दी है। मैं माननीय मोदी जी को और केंद्रीय मंत्री जी को हम अपनी बधाई देते हैं। कहाँ ले जाएंगे दूध, फेंक देते थे गांव में या वहीं मट्ठा बनाया या घी बना लिया, उसका यूज़ नहीं कर पाते थे। आज दूध के एक एक बूंद का उपयोग हो रहा है। जो आत्मनिर्भर का निर्णय लिया था, आत्मनिर्भर का आह्वान किया था प्रधानमंत्री जी ने, वो दुग्ध संघ यहाँ पर उत्तराखंड में करके दिखा रहा है। ये सबसे बड़ी बात। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन के बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित हरियाली तीज महोत्सव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी भी शामिल हुई। वो इस आयोजन में मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने इस अवसर पर महिलाओं को तीज पर्व की शुभकामनाएं दी। महिलाओं की अग्रणी भूमिका के बारे में उन्होंने बताया कि पुलिस परिवार की महिलाओं के उत्थान और स्वरोजगार के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो सराहनीय है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। उत्तरकाशी मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर दूर बोन गांव है, जिस गांव को विकास की नई गति देने के लिए सांसद टिहरी गढ़वाल ने गोद ले रखा है। पर गांव का विकास किस प्रकार हुआ है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि 2021 में आई बाढ़ के कारण यहां का पुल बह गया था। कई बार लिखित रूप में देने के बाद भी आज तक यहां पुल का निर्माण नहीं हो पाया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। जिला पंचायत सदस्य का कहना है कि क्या विकास कार्य हो रहे हैं, ये तो सभी को दिख रहा है। हमारे बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं और पुल 1 साल हो गया टूटा हुआ, अभी उसका निर्माण नहीं हुआ। बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है और टीचरों को भी बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण किया जाए। हमारे
के बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं। स्कूल से ये पुल 1 साल पहले टूट गया था और इस पुल से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे हमारा खेत भी है यहाँ और खेत जाने में दिक्कत हो रही, महिलाएं बिल्कुल चल ही नहीं पाती, यहाँ फिसल रहे हैं और किसी ने सुनवाई भी नहीं की और ना हमारी सुन रहे हैं, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन। बागेश्वर उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज जगदीश चंद्र आर्या ने बीजेपी से बगावत कर दी है। जगदीश चंद्र आर्या ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी जगदीश चंद्र का कहना है कि मेरे साथ बीजेपी ने नाइंसाफी की है, मेरा नाम जानबूझकर पैनल को नहीं भेजा गया, बीजेपी मुझ पर पैसे लेने के आरोप लगा रही है, मैं अपने सम्मान को बचाने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। तो था ही, सबसे बड़ा मैं स्वयंसेवक हूँ। मेरे साथ इतनी ना इंसाफी की इन्होंने, इतनी गद्दारी की। मैं पार्टी में, भाई मेरे से क्या गलती हुई मैं माफ़ी चाहना चाहता हूँ। पदाधिकारी से मैं ये कहना चाहता हूँ मुझसे क्या गलती हुई। मेरे जो वो थे पेपर थे, नॉमिनेशन जो कर रहा था या मैंने जो किया था उसको पैनल वाइज भेजना था इन्होंने। आज ये मेरे से कह रहे कि, अब ये भी कह रहे हैं कि जगदीश ने 8 लाख 10 लाख ले लिया। मैं कह रहा हूँ मैंने कहाँ खा रहे भाई, कोई पैसा नहीं ले रखा किसी से। इस वजह से मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं निर्दलीय आऊँगा। मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे जनता का साथ है। रुड़की के आजाद नगर चौक के पास कुछ बदमाशों ने पाइप और टैंक के गोदाम से लगभग 25 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और उसके बाद पीड़ित ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है और मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 8 लाख रुपए बरामद किए हैं। तो वहीं आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन लोगों ने गोदाम में पहले 2 महीने नौकरी की थी और जब मालिक ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया तो उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। इतना कहना चाहूँगा, मेरे बराबर में नवीन भाई खड़े हैं जिनके यहाँ ये चोरी हुई थी और पुलिस प्रशासन का ये बहुत अच्छा कदम था। पुलिस प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी के साथ ये 2 दिन में जो है मुकदमा खोल दिया और इसमें जो है 2 बंदों को उन्होंने जो है पकड़ भी लिया है। इसका पूरा श्रेय जो है पुलिस प्रशासन को है और उम्मीद हो गई है हमें कि बाकी की जो हमारी रकम है, जो हमने 24.5 लाख रुपए का लगभग हमने बताया था कि हमारा कैश गया है, बाकी की रिकवरी भी पुलिस जल्दी करेगी और जो बाकी के लोग रह गए हैं पकड़े जाने में वो भी जल्दी पुलिस के गिरफ्त में आ जाएंगे। हम पूरी तरह इस बात के लिए वो है कंफर्म कि हमारे 24.5 लाख के करीब हमारी रकम गई है। अब उसमें हम ये देखना चाहेंगे कि कितनी रकम हमारे पास वापस आती है, कितनी जल्दी पुलिस इस मुकदमे को और तेज़ी के साथ इसे ठीक करके और हमें जो है कंफर्म करा। यहाँ जो हार्डवेयर की इनकी दुकान है वहाँ पर 25 लाख रुपए कैश होने की सूचना पर मुकदमा दर्ज किया गया था, क्योंकि जो प्राथमिक छानबीन में पता चला कि इनके यहाँ पर कुछ लोग कर्मचारी थे जिनको उन्होंने निकाला था बीच में और उसको संपूर्ण जानकारी रहती थी कैश कहाँ रहता है और कितना कैश सेल के बाद रखा जाता है। इसके आधार पर पुलिस टीम लगी थी, उसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने अपने अन्य 3 साथियों जो इंतजार और अन्य 2 साथियों के साथ जो है इस घटना को अंजाम दिया था। अभी तक 8 लाख रुपए जो मेन अभियुक्त था इमामुल हक और उसका जो साथी था इंतजार, उससे बरामद किए गए। अन्य जो इनके साथियों के बारे में पुलिस को जो जानकारी मिली उस पर टीम लगाई गई है। तो मुझे लगता है कि जो भी कैश गया होगा 2 अन्य जो अरेस्ट होंगे तो उनसे रिकवरी करने में तभी पूरा समस्त इसमें कैश बरामद हो पाए। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की। इस मौके पर कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि आपदा से हुए नुकसान का केंद्र की टीम ने भी आकलन किया है, जल्द ही केंद्र और राज्य राहत राशि आवंटित करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। जानकारी में आ गया है और सिंचाई विभाग लगातार इस पर काम कर रहा है। जो फ्लड प्लेन गंगा कमीशन है हमारा पटना में है, ये सारे प्रकरण हम लोग बहुत ही सीरियसली इसको देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी संभव होगा धनराशि चाहे हमें भारत सरकार से मिले, राज्य सरकार दे, जिस मत से भी हो, जिस रूप में था उस रूप में बहाल जरूर किया जाएगा। आज हमने कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके साथ जनपद हरिद्वार के कुछ विकास संबंधित कार्यों के बारे में और लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को लेकर एक बैठक की है और बैठक संक्षिप्त थी। केवल उनसे हमने फीडबैक लिया है कि क्या क्या मेजर इश्यूज़ जनपद में अभी ऐसे हैं, तो इन सभी विषयों पर इनसे विचार विमर्श हुआ है। अगली खबर थराली से है। उत्तराखंड में इस समय भारी बारिश हो रही है। मैदानों में जहां बाढ़ जैसे हालात हैं तो वहीं पहाड़ों में अक्सर बादल फटना और अतिवृष्टि की घटनाओं में इजाफा हुआ है
और इस अतिवृष्टि और बादल फटने की घटनाओं में पानी का तेज बहाव अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर, पेड़ और चट्टानें भी बहा करके ले आता है। बारिश के मौसम के बाद बड़े बोल्डर्स और मलबे को ना हटा पाना खतरे का सबब बनता जा रहा है। दो 2018-19 में जो प्राणमती जो पिंडर नदी की सहायक नदी है, इस पे जो बादल फटा हुआ था, तो उस समय से ही ऐसी स्थिति बन गई थी कि इसके मुहाने पे तमाम बोल्डर्स और इसका मलबा जो गाद के रूप में है वो जमा हो गया था। और उस समय अगर प्रशासन इसको संज्ञान में लेता इस मामले को, और मैं समझता हूँ कि उस समय वो मलबा को वहां पे हटा दिया जाता और नदी के मुहाने को साफ कर दिया जाता, तो आज जो वर्तमान में आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे कि पिंडर नदी जो है कि एक झील के रूप में हम लोगों के बीच में खड़ी हो चुकी है। तो ऐसी नौबत नहीं आती अगर वो उस समय ही इस पे कार्य कर दिया जाता। तो सुरक्षा दीवारों का काम करें ताकि नगर के लोग और थराली क्षेत्र के लोग जो है कि सुरक्षित रह पाए। आप देख रहे हैं, इससे भी पूर्व पहले 2018 में भी ये प्राणमती गदरा इसी प्रकार आया था और शासन प्रशासन को भी पता है कि इससे पहले भी ये जो मलबा था ये पूरा पानी रोक चुका था। इससे उस समय भी पूरा दहशत का माहौल बना हुआ था। ऊपर जो बादल फट रहे हैं, बादल के फटने के बाद जो प्राणमती गदेरा है ये पूरी नदी को रोक दे रहा है और पूरी जनता जो व्यापारी हैं, व्यापार पूरा थराली व्यापारी हैं, व्यापार बड़ा परेशान हो रहे हैं व्यापारी लोग। अब हम ये चाहते हैं कि ये 2 बार 3 बार आ गया है, इससे पहले भी हमने कई बार कहा है कि इसको खनन में किया जाए, जैसे दीवारें बनी, ये बनी, इसका मलबा कहीं ना कहीं इसको साफ किया जाए। इस तेज फॉल वाला जो ये नाला है हमारा प्राणमती का, बहुत बड़ा कैशमेंट का इसमें मटेरियल आता है और उसका कहीं ना कहीं अंतिम छोर जो हमारा ये पिंडर का बहाव है उसको रोक देता है। वहाँ पर बहुत सारा लगभग 2 मीटर से ऊपर ही वहाँ पर मलबा रुक गया है। उसने वहाँ पर नदी के डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया है। तो हम ये अभी मैं चर्चा कर रहा था इस बात की कि अगर इसके डायरेक्शन को हमने प्रभावी ढंग से इसको रोका नहीं भविष्य के लिए, तो हमारे जो मेन जो हमारा हाईवे का रोड है, थराली से जो हमारा ग्वालदम और कणिपाग वाला जो हाईवे है, निश्चित रूप से उसके कटाव होने की शुरुआत हो चुकी है। तो हम चाहेंगे कि इसमें आज मैं यहाँ से जाने के बाद BRO से भी बात करूँगा, उसी से भी बात करूँगा ताकि उसमें किस प्रकार का हम वहाँ प्रोटेक्शन करें और ये जो मटेरियल यहाँ पर डंप हो रहा है इसको किस प्रकार से हम यहाँ से हटाएं। हाँ, इसमें थोड़ा सा इसको अभी एक वेग नदी का कम हो जाए तो इसका एक सर्वे करवाया जाना उचित रहेगा और उसके बाद फिर जो भी शासन की नीतियाँ हैं नियमानुसार ही उसमें फिर मलबे का जो है निस्तारण करा जाएगा। इसमें BRO का जो है और हमारे भूगर्भीय वैज्ञानिक जो रहते हैं उनका और सिंचाई विभाग, इन तीनों से ही जॉइंटली सर्वे करवाया जाएगा। जोशीमठ की उर्गम घाटी में बारिश के कारण उर्गम घाटी के पावर हाउस के आगे लगे 2 बैंड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इसके चलते हेलंग से ऊपर सन वैली भेटा भरकी तक कल्प घाटी के करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय सहित जोशीमठ से फिलहाल कटा हुआ है। तो वहीं भेटा गांव के जमुना देवी का आवासीय भवन भी पूरी तरह से टूट गया है। जगह जगह मार्ग बदहाल हो चुका है। इस घाटी के प्रति बरती जा रही उदासीनता को लेकर के कल्प घाटी के लोगों में खासी नाराजगी है और अगर यही हाल रहा तो उर्गम घाटी में खाद्यान्न संकट भी गहराने वाला है। सड़क टूटने से जहां पंचम कल्पेश्वर महादेव और ध्यान बद्री के दर्शन करने आने वाले सैकड़ों तीर्थयात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ गैस सिलेंडर आपूर्ति भी पूरी तरह से ठप हो चुकी है। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सांप्रदायिक तनाव के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां 2 समुदायों में जमकर लाठी, डंडे और धारदार हथियार चल गए। इसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सभी गंभीर घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र में मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दोनों ही समुदाय के लोग एक दूसरे के सामने आ गए। बताया जा रहा है कि दोनों समुदाय के बीच जमकर मारपीट भी हुई है। इसी दौरान ये भी सामने आ रहा है कि समुदाय विशेष के लोगों ने धारदार हथियारों से एक दूसरे समुदाय पर हमला कर दिया। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब पूरे शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस लोगों की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। मुस्लिम संप्रदाय के 200 से 300 लोग निकलते हैं जिनके हाथों में हथियार, पत्थर उठाए रहते हैं, जो उसके बाद पत्थर हथियारों से हमला करते हैं हम पे। उसके बावजूद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। तो हम कहना चाहते हैं भास्कर शाह जी से, जो CO साहब है विकासनगर के, कि अगर इन लोगों पर
कल सुबह तक उचित कार्रवाई नहीं हुई है तो जैसे इन लोगों के संप्रदाय के लोग जो निकलते हैं ये छुटर पुटर लोग, तो कल सुबह इन्हें मंजर दिखेगा विकास नगर में देखने को। में थोड़ी सी दो पक्षों के बीच में बहसबाजी हो गई थी, बाद में उसमें मारपीट भी हुई है। तो इसमें हम पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और उसके बाद जो भी घटनाक्रम रहा है, कुछ इसमें जो भी हुआ है उसमें हम तहरीर ले रहे हैं पक्षों से और इसमें हम बाकायदा हम पूरा मुकदमा दर्ज करेंगे और इसमें जो भी जिसकी भी इसमें शरारत या उसकी गलती आएगी सामने उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। और इसमें हम देखते हैं कि अगर इस तरह का माहौल ख़राब करने की अगर किसी के द्वारा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अगर असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह की कोई ये किया गया है तो उनके विरुद्ध भी इसमें कार्रवाई की। राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में महानगर युवा कांग्रेस देहरादून कांग्रेस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इसमें तमाम कांग्रेसी और अन्य लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम के दौरान महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी ने कहा कि आज राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही दून हॉस्पिटल में फल वितरण का काम भी रखा गया है। साथ ही साथ जोगी ने यह भी कहा कि आज के दिन राजीव गांधी के द्वारा किए गए कार्यों को याद किया जा रहा है। राजीव गांधी ने युवाओं को मतदान का अधिकार दिलाया था। उसके साथ ही IT क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का भी कार्य किया था। राजीव जी के जो काम है आज हम लोग उनको याद भी करते हैं। उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य पे आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा रखा है यहाँ पे और साथ साथ उसके बाद हम लोग दून चिकित्सालय में गए, वहाँ हम लोगों ने मरीजों को फल वितरण भी किया है। क्योंकि राजीव जी के जो काम जो उन्होंने देश के लिए किए हैं, भले ही वो पंचायती राज एक्ट को लेके हो, जो क्रांति पंचायती राज में उस समय उनके टाइम पे आई और साथ साथ जो IT में जो क्रांति आई, तो राजीव जी के जो काम है वो हमेशा याद रहेंगे। उनका जो योगदान देश के लिए वो हमेशा याद रहेगा। आज उनको नमन करते हुए याद करते हुए आज इन कार्यक्रमों का हम लोगों ने आयोजन किया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।